हेलो डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रेजनल बाइप्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाएगा कि जो फ्रेजनल थे वो बाइप्रिज्म को यूज करके कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न को फाइंड आउट किए थे। ठीक, उस चीज़ को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे तथा साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस चीज़ को देखेंगे। ठीक, जैसे कि जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना जब स्टडी में आया तो उसके बाद तमाम साइंटिस्टों ने, फिजिसिस्ट ने अपने अपने ढंग से क्या किया, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया। जिसमें सबसे पहले जो थे वो क्या थे, वो कौन थे? थॉमस यंग साहब थे, जिन्होंने क्या किया था। थॉमस यंग साहब ने सबसे पहले क्या लिया था, एक स्लिट लिया था। ठीक, और उसके आगे दो नैरो स्लिट और लगा दिया था, और यहाँ एक सोर्स था और इसको एक सोर्स S1 नाम दे दिया था और इसको एक सोर्स S2 नाम दे दिया था। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए कोई वेव फ्रंट जा रहा था तो ये क्या हो रहा था, डिवाइड होकर दो पार्ट में क्या हो रहा था, बट जा रहा था, एक नीचे और एक ऊपर, इस तरह दो पार्ट में बट जा रहा था। ठीक, तो ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इन्होंने क्या किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आप इंटर में पढ़े हैं अगर आपको याद आ रहा होगा तो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे आधारित था, जिसके हेल्प से स्क्रीन पे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या करते थे, देखते थे। ठीक, ये हम लोग के सिलेबस में इस बार नहीं दिया गया है। हम लोग के सिलेबस में बस फ्रेजनल से स्टार्ट है, यंग्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट आ रहा था ये क्या हो रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था और उसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, इसलिए इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के कैटेगरी में रखा गया था। और एक सोर्स से दो सोर्स हमको मिल जा रहे थे, एक सोर्स यस से दो सोर्स S1 और S2 मिल जा रहे थे। चूँकि ये दोनों यस से ही बने हुए हैं इसलिए ये क्या थे, आपस में कोहेरेंस थे। ठीक, दो अलग अलग सोर्स हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया गया कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स आपस में कोहेरेंस नहीं हो सकते। अगर हम यहीं पे एक सोर्स S1 और एक सोर्स S2, दो सोर्स डायरेक्ट यूज कर लें, दो इंडिविजुअल सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, तो क्या हो जाएगा, उससे कोहेरेंसी मेंटेन ही नहीं होगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही नहीं। ओके, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, कोहेरेंस सोर्स जनरेट करना, ताकि स्क्रीन पर एक सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे। ओके, तो यंग साहब ने क्या किया, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूज करके एक सोर्स यस से दो कोहेरेंट सोर्स S1 S2 बना लिया और इसके हेल्प से इन दोनों में इंटरफेरेंस करा करा के क्या किया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ बना लिया। उसी तरीके से फ्रेजनल ने क्या किया, फ्रेजनल ने एक, देखिए वर्ड जो लिखा है, जो टॉपिक है हम लोग का बाई प्रिज्म। ठीक, बाई प्रिज्म टॉपिक है हम लोग का, ये बाई प्रिज्म। ठीक, तो अब देखिए इसमें एक वर्ड आया आपका प्रिज्म। प्रिज्म से आप इंटर में परिचित हैं, और एक शब्द आया बाई, तो बाई मीन्स क्या होगा, दो, और प्रिज्म मीन्स प्रिज्म। तो दो प्रिज्म यूज करके फ्रेजनल साहब ने क्या किया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस किया, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या किया, स्टडी किया, उसका थिकनेस वगैरह ये सब निकाला, और सोर्स के बीच का डिस्टेंस वगैरह निकाला, जो आगे अभी देखा जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, दो प्रिज्म लिया। तो सबसे पहले हम एक ऑर्डिनरी प्रिज्म के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, एक बार इंटर में जो पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या प्रिज्म का क्या काम है। ठीक, तो देखिए अगर एक प्रिज्म बनाया जाए, मान लीजिए एक प्रिज्म बनाया जा रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे लाइट आती है तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है, इधर का मीडियम रेयर है, अंदर क्या है, प्रिज्म ग्लास का है तो मीडियम डेंसर है, तो ये सीधे ना जाके क्या होगा, बेस की तरफ ये जो लाइट रे है मुड़ जाती है, और फिर यहाँ पे नॉर्मल से आएगी तो ये भी सीधे ना जाके अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, कुछ इस तरह मुड़ जाती है। ये एक ऑर्डिनरी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा ही रिफ्रैक्शन उन्होंने क्या किया, एक बाई प्रिज्म के हेल्प से रिफ्रैक्शन करा के डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, और उससे इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर प्रोड्यूस किया। उसी चीज़ को हम लोग को आज इसमें डिस्कस करना है, देखा जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए नाम तो लिख रहा है बाई प्रिज्म, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ग्लास स्लैब लिया, एक ग्लास स्लैब लिए फ्रेजनल साहब, और इसको ग्राइंडिंग कर करके घिस घिस के इससे कुछ इसको
को कुछ ग्लास स्लैब को इस शेप का बना दिया, कुछ इस शेप का बना दिया और ऐसा बनाया कि इसका एक एंगल जो था ये वाला एंगल 179 डिग्री का था और बाकी जो दोनों एंगल थे ये कितने कितने के थे, हाफ हाफ डिग्री के थे। ठीक, ऐसा इन्होंने एक ग्लास स्लैब लेके कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक, और देखिए अगर इसको बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो देखने में क्या लग रहा है कि दो प्रिज्म हैं जो बेस टू बेस क्या है, कनेक्टेड है। अगर इसको फिगर अलग से बनाया जाए, देखिए देखने में क्या लग रहा है कि एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म क्या है, और एक प्रिज्म ये है, जो आपस में क्या है, बेस टू बेस कनेक्टेड है। अगर इस फिगर को देख रहे हैं तो इसे समझ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या नाम दिया, बाई प्रिज्म। ठीक, दो प्रिज्म के शेप का है इसलिए बाई प्रिज्म उन्होंने नाम दे दिया। ओके, अब हम लोग जान रहे हैं कि जब प्रिज्म पे लाइट बनती है तो कैसा डिफ्रेक्शन होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ठीक, तो अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में हम लोग को क्या क्या लिख के आना है, तो फिर आगे इसको डिस्कस किया जाएगा। इसमें देखिएगा जो नोट्स मैं दिखा रहा हूँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, चूँकि जिस बच्चे का वो थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, फ्रेजनल बाइप्रिज्म जो हम लिखे हैं इसमें लिखना है फ्रेजनल यूज्ड अ बाइप्रिज्म टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। चूँकि मैं बताया हूँ कि इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए सबसे आवश्यकता क्या है, कोहेरेंट सोर्स की, और कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, मतलब मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब मोनो में सिंगल और क्रोमेटिक कलर, सिंगल कलर का एक सोर्स होना चाहिए। ओके, तो देखिए फ्रेजनल यूज्ड अ बाइप्रिज्म टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। इट कंसिस्ट ऑफ two biprisms of very small refracting angle joined base to base as shown in figure। अभी नीचे फिगर देखा जाएगा। जनरली इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल ग्लास स्लैब, जो मैं अभी आपको बताया था, सिंगल ग्लास स्लैब, सिंगल ग्लास प्लेट by suitable grinding and polishing it with a obtuse angle of about 179 degree and other are of एंगल हाफ डिग्री। एक ऑब्ट्यूस एंगल 179 का बना देते हैं और दो ऑब्ट्यूस एंगल बना देते हैं, दो एक्यूट एंगल बना देते हैं। एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और दो एक्यूट एंगल हाफ हाफ डिग्री का बनाते हैं, जो नीचे के फिगर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह होता है। ये वास्तव में क्या होता है, एक ग्लास स्लैब होता है इस तरह, उससे घिस घिस के क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं। उससे घिस घिस के इसको घिस देंगे, इसको घिस देंगे, इस शेप का एक बना दिया जाता है, जो क्या होता है, एक एंगल 179 का होगा और दूसरा क्या होगा, आधा आधा डिग्री का होगा, या इसी को 30 मिनट कहते हैं। ओके, ये चीज़ बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखना है, ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी प्रिंस पे जब लाइट गिरता है तो क्या होता है। लिखा है कि व्हेन अ लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन ऑर्डिनरी प्रिंस, जो इंटर में हम लोग पढ़े हैं, द रे बेंट थ्रो अ एंगल known as angle of deviation, and in this case the light ray emerging out from the prism is illuminated out from a source S1। अब देखिए जैसे लाइट रे आ रहा है, यहाँ गया, यहाँ फिर आया, इस तरह आया, इसी से तो आप फेमिलियर हैं। अब अगर कोई यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे यस से नहीं S1 से आ रहा है। ठीक, इस तरीके से हम क्या किए, एक प्रिज्म से क्या किए, एक वर्चुअल सोर्स जनरेट कर लिए। और इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, दो वर्चुअल सोर्स रहने चाहिए, मतलब दो सोर्स रहने चाहिए, मतलब हमको कम से कम दो लाइट रे चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए, पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो प्रिज्म अगर ले लें तो क्या होगा, ऊपर वाले प्रिज्म से कुछ ऐसा लाइट रे जाएगा, ये बता चुके हैं, क्या नॉर्मल रहेगा, यहाँ नॉर्मल रहेगा, इस तरह जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, ये सब इस तरह जाएंगे। अब जब दो प्रिज्म हम ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, एक S1, यहाँ से देखने में क्या लगेगा कि लाइट रे जो है वो S1 से आ रही है, और यहाँ पे देखने में क्या लगेगा कि जो लाइट रे है वो S2 पे आ रही है। इस तरीके से जब हम दो प्रिज्म ले लेते हैं तो दो सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्चुअल सोर्स मिल जाते हैं, चूँकि दोनों मोनोक्रोमेटिक सिंगल सोर्स से जनरेट किए गए हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, कोहेरेंस होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ज़रूरत थी इसका लेने की, हम डायरेक्ट दो सोर्स नहीं ले सकते थे S1 S2।
तो बिल्कुल नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये पीछे बताया जा चुका है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स आपस में कभी कोहेरेंस नहीं होते। जब ये कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिखेगा। इस वजह से सबसे पहला काम इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करने में होता है कि कोहेरेंट सोर्स जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। ओके, तब दो कोहेरेंट सोर्स हम लोग क्या करते हैं, इस तरह प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक, देखिए लिखा है प्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल सोर्सेज बाय रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक, रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है और लाइट रिफ्लेक्ट इधर जा रही है, इससे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसका जो लैब में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है आप लोग को, वो कैसा होगा। तो सबसे पहले एक कुछ इस तरीके का आपके लैब में रखा होगा, एक ऑप्टिकल बेंच टाइप इस तरह कुछ रखा होगा, इस पर स्केल लगा रहता है, 1 मीटर से 1.5 मीटर के करीब ये ऑप्टिकल स्केल इस पर लगा होता है। इस पर क्या होता है, एक होल्डर टाइप होता है, इसमें से निकला रहता है, कई सारे होल्डर रहेंगे, इस पर क्या होगा, एक पेज टाइप निकला रहेगा, एक में स्लिट कसा जाता है, एक में पेज, एक में लेंस, एक और यहाँ पे क्या होता है, एक पे आईपीस रखा जाता है। लैब में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, उस चीज़ को देखिए डायरेक्ट यहाँ बनाया गया है, इसको हमने इस लाइन जो खींचा है इसको क्या नाम दे दिया, ऑप्टिकल बेंच। जो बेंच ये है इस तरह लैब में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्लिट लगा देते हैं, प्रिज्म लगा देंगे, लेंस लगा देंगे और आईपीस रख देंगे, मतलब ये जो माइक्रोमीटर का आईपीस है उसको रख देंगे इन फ्रिंजेस को देखने के लिए। ठीक, स्लिट के बाद यहाँ क्या करेंगे, एक सोर्स लगाएंगे, सोर्स के आगे स्लिट लगाया गया, क्योंकि ये जो सोर्स है हर डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। तो हमको तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना है, इस फ्रिंज के डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसलिए स्लिट लगा देंगे और इधर इसमें क्या करते हैं, होल कर देते हैं और पेंसिल बीम ऑफ लाइट इस पर क्या होती हैं, जाके गिरती हैं और क्या होता है, अलग अलग एंगल गिरेंगी। ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज है, जो ला के आई पीस पे क्या कर देगा, इमेज बना देगा, फ्रिंजेस बना देगा, जिसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक बार पढ़ लिया था। देखिए क्या लिखा है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्टिकल बेंच ऑफ अबाउट 1.5 मीटर फॉर एडजस्टेबल स्टैंड कैरिंग द स्लिट बाय प्रिज्म लेंस एंड माइक्रोमीटर आईपीस ई। ठीक, ये जो फिगर बनाया गया, आर माउंटेड ऑन एन ऑप्टिकल बेंच एज सोन इन फिगर। इस तरह ऑप्टिकल बेंच पे रखे होते हैं। वास्तव में जो आपका ऑप्टिकल बेंच होता है कुछ इस तरह होता है, ये लैब में आप देखेंगे, बस उसको जनरली इस तरह बनाया गया। आप इस पर इस तरह करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये चीज़ आपका अरेंजमेंट हो गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखिए आगे फिर देखते हैं, द स्टैंड कैरिंग द स्लिट एंड बाई प्रिंज आर केप्ट क्लोज टुगेदर। मतलब जो स्टैंड जो क्या कर रहा है, स्लिट और बाई प्रिंज रख रहा है, उसको एक दूसरे के पास रखते हैं। ये कंडीशन हम लोग इंटरफेरेंस का पढ़े हैं कि जो स्लिट और बाई प्रिंज होगा ये क्या होगा, कम डिस्टेंस पे ही रखा जाता है। ठीक, आर केप्ट क्लोज टुगेदर एंड स्लिट इज kept vertical while bipringe is rotated slowly about horizontal axis so that its reflecting surface becomes parallel to the slit। अब देखिए क्या, इसको वर्टिकली रखेंगे हम। ठीक, और जो ऑप्टिकल बेंच होगा जब आप देखेंगे तभी ये चीज़ समझ में आने वाला है, लैब में हमने देखेंगे तभी। यहाँ से इस तरह फिगर में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है चीज़। अब यहाँ से क्या होगा, इस मान लीजिए स्लिट रखा है वर्टिकली, ये आपका यहाँ बाइप्रिंज लगा है, अब बाइप्रिंज को इधर उधर घिसका के इसके साथ पैरेलल में मैच करा जाता है, ताकि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो इसके साथ आए और लाइट रे जो आ रही है यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस लेंस पे आए और आई पीस पे बने। उसी चीज़ को लिखा गया। ठीक, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिकम्स पैरेलल स्लिट हो गया। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बाइप्रिंज बिकम्स एग्जैक्टली पैरेलल टू द स्लिट, जैसे क्या होगा, जो लाइट आ रही है स्लिट से निकल के वो बाइप्रिंज के एग्जैक्टली पैरेलल होंगी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर्स इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आई पीस। तुरंत क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा उस प्रिंज से, ज़्यादा अमाउंट में लाइट आएंगी, पैरेलल होगा तो अच्छे से लाइट पड़ेंगी प्रिंज पे, रिफ्लेक्शन होगा और आई पीस पे आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बीच में कन्वर्जिंग लेंस है, वो कन्वर्ज करके आई पीस पे क्या करेगा, आपको दिखा देगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बन रहा है। ओके, अब फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिज्म एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए प्रिज्म पे जब लाइट आएगा, अब देखिए ये क्या है, आपका स्क्रीन है। ठीक, जिसको हम आई पीस बनाए थे ऊपर ना, वही आई पीस क्या करेगा, स्क्रीन का काम करेगा।
ये सोर्स यस है। यहाँ देखिए लेजर लाइट यूज़ किया गया है, आपके लैब में सोडियम लाइट हो सके दिया जाए, और यहाँ सोर्स यस से लाइट जा रही है। ठीक, ये आपका बाईप्रिज्म में 3D व्यू उसका दिखाया गया। देखिए जब लाइट रे गई, एक लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर निकल गई, इधर इससे निकल गई। दूसरी लाइट रे गई, ठीक, रिफ्लेक्ट हुई, निकल गई। एक लाइट जो जाएगी सीधे, वो सीधे निकल गई। अब यहाँ से लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई, निकल गई। यहाँ से लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट हुई और फिर निकल गई। ठीक, अब देखिए जिस एरिया में क्या होगा, एक लाइट इधर से आई है, ये जो एरिया जहाँ पे इन लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है इन लाइट का, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। चूँकि ये अगर इन लाइट रे को इसको और इसको अगर पीछे ले जाया जाए तो हमको ये लगेगा कि ये किसी सोर्स S2 से आ रही है, और एक अगर इस रे को और इस रे को अगर यहाँ से देखा जाए तो लगेगा, तो क्या लगेगा, यहाँ से अगर इस रे को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये S1 से आ रही है। तो इस तरह लगता है कि ये जो लाइट रे हैं दो सोर्स S1 और S2 से आ रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न दिखाया गया है आपको सेंटर पे, देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया गया, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैटर्न दिखाया गया। ठीक, ये इसका 3D व्यू हो गया। ये देखिए थोड़ा सा एक और फिगर मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए इससे कुछ और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखिए लाइट रे आ रही है, गई, रिफ्लेक्ट हुई, मीडियम चेंज हुआ, गई, अब फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह आएगी। फिर लाइट रे यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, मीडियम चेंज हुआ, फिर यहाँ पे आई, फिर क्या होगा, इधर आई, रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर आई। अब जो ऊपर का प्रिज्म देखिए दो पार्ट में है, तो ऊपर का ही मिरर इमेज नीचे एकदम हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट हुई, इधर आई, इधर इस तरह चली गई। ठीक, तो कुछ इस तरीके का क्या हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जितना एरिया लाइट रे आपस में ओवरलैप कर रही है उतने एरिया में आपको क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। मतलब इतने एरिया में क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। ये एरिया क्या होगा, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि जब देखा जाएगा तो ये लगेगा कि ये लाइट सोर्स, सॉरी ये लाइट रे और ये लाइट रे किसी सोर्स S2 से आ रही है, और ये लाइट रे और ये लाइट रे किसी सोर्स S1 से आ रही है। इधर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा ये दो वर्चुअल सोर्स होंगे। तो चूंकि जब दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट रे आ रही हैं, तो आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगी तो सुपरपोजिशन होगा, और स्क्रीन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। वो डिपेंड करेगा कि कब कहाँ कितना पार्ट डिफरेंस है, उसी के हिसाब से दिखेगा। ओके, तो देखिए इनका रे डायग्राम अगर देखा जाए जो एग्ज़ाम में बना के आना है तो कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ पे देखिए लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे यहाँ पे गई, पहले वाला लाइट रे एक ऊपर गई है यहाँ पे, यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होकर आ गई। अब देखिए ये दूसरे वाले में आप कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, दूसरे वाले आप कहेंगे कैसे सीधे आ गया। हाँ, इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ से इस तरह आके इस तरह मोड़ के बना सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, रे डायग्राम जो काफ़ी सारे बुक में है कुछ ऐसे दिए गए, तो इसलिए बस उस चीज़ को फॉलो किया गया। अदरवाइज आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो लाइट रे यहाँ से आ रही है वो यहाँ गई है, फिर यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट हुई है, इस तरह आई है। इस तरह से ही फिगर आप ये वाला बना सकते हैं। लेकिन कई सारे बुक में उससे डायरेक्ट दिया गया है, वो कंसीडर कर लिए हैं बुक वाले लोग कि रिफ्लेक्टिंग एंगल बहुत छोटा है, इस वजह से डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिए हैं। ठीक, आप ऊपर वाला फिगर बना सकते हैं। सेम क्या होगा, इसके साथ भी होगा, इस तरह आएगी, और फिर नीचे वाला भी क्या होगा, इस तरह आएगी। तो इस तरीके से जिस एरिया में इन लोग का ओवरलैपिंग होगा उस एरिया में क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। क्लियर है, इस एरिया में क्या होगा, इन सब लाइट रे का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। अब देखिए, अब यहाँ जो सेंटर O है वहाँ क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ये कैसे पता चलेगा, देखिए सेंटर O पे अगर देखा जाए, चूंकि ये यस से S1 और यस से S2 की दूरी बराबर है, ये d/2 होगी और इधर की डिस्टेंस भी d/2 होगी। तो S1O अगर देखा जाए और S2O अगर देखा जाए, ये दोनों क्या आपस में इक्वल डिस्टेंस में है, तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए सेंटर पे क्या होगा, आपके ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। क्योंकि बताया जा चुका है कि जब पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है तो उस केस में क्या होता है, पार्ट ब्राइट फ्रिंज दिखती हैं जहाँ यान का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तब जब ये 0 हो जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज दिखेंगी, और उसके बाद फिर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज आपको क्या होगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब देखिए कुछ और भी पैरामीटर दिखाए गए हैं, जैसे प्रिज्म से
स्क्रीन की दूरी क्या दिखाई गई है, स्मॉल b दिखाई गई है। फिर उसके बाद प्रिज्म से सोर्स की दूरी स्मॉल a दिखाई गई है फिगर में, और फिर सोर्स से स्क्रीन की दूरी क्या दिखाई गई है, कैपिटल D दिखाई दे गई है। तो ऑब्वियस सी बात है दिस कैपिटल D इज इक्वल टू a प्लस बी, दोनों का क्या होगा, सम होगा, और सोर्स के बीच की दूरी क्या होगी, d होगी। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखना है एग्जाम में, आगे लिखना है कि एज O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम S1 एंड S2 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट O ऑन द बोथ साइड ऑफ O। ठीक, ओ एच क्या है जो बताएं, इक्वी डिस्टेंस है, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, इसलिए ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। ऑन द बोथ साइड ऑफ पॉइंट ओ अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एंड द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय, ये फार्मूला आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, डी बाई लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक, कैपिटल डी क्या है, सोर्स से स्क्रीन की दूरी, स्मॉल डी क्या है, वर्चुअल सोर्सेज के बीच की दूरी। ठीक, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ लाइट का जो यूज कर रहे हैं। ओके, ये देखिए सब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए देखा जाएगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितना फ्रिंज विड्थ होगा। ठीक, तो उसको मेजर करने का एक तो फॉर्मूला वहाँ पे था ही, दूसरा तरीका एक और है यहाँ पे। देखिए हेडिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ बीटा, फ्रिंज विड्थ बीटा रहेगा। ठीक, फ्रिंज विड्थ बीटा, तो यहाँ क्या होगा, व्हेन द फ्रिंज आर observed in the field of view of eyepiece, the cross wire is made to coincide with the center of the first bright and first white fringe and the position is read on the scale say x naught। मान लीजिए जो हमारा आई पीस है, ये आई पीस हम यहाँ पे लाए अपना और इसके साथ कोइंसाइड कर लिए, मान लीजिए इसका पोजीशन क्या है, एक्स नाट है। अब क्या कर रहे हैं, आई पीस को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लाए, यहाँ पे पोजीशन क्या है, एक्स नाट है। ठीक, और मान लेते हैं कि इस दरमियान कैपिटल एन फ्रिंज जो है उसको क्रॉस वायर को क्रॉस करके आगे बढ़ी है। ओके, तो फ्रिंज विड्थ निकालने का तरीका क्या है, इसमें से इसको घटा देंगे और जितने नंबर पास किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे एवरेज वैल्यू मैथ में निकाला जाता है। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई निकल जाएगा। तो देखिए लिखा है, नाउ द आई पीस इज मूव स्लोली एंड द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस से कैपिटल एन दैट पासेस थ्रू क्रॉस वायर इज काउंटेड एंड नाउ पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर इज अगेन रीड ऑन द स्केल से एक्स नाट, और उसके तरीका से ये देखिए निकाल लेंगे, मान लेंगे कि ये एक्स एन माइनस एक्स नाट और एन फ्रिंज क्या है, तो एवरेज वैल्यू निकाल के लगा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन से फ्रिंज है, ये दूसरा फ्रिंज है, ये छठवां फ्रिंज है। तो कोई कह रहा है कि चौड़ाई बताइए फ्रिंज विड्थ कितना है, तो आप तुरंत दूसरा पोजीशन जान गए कि ये दूसरे पोजीशन पे है। ठीक, और फिर ये छठवां पे, तो 6 माइनस 2, और कितने फ्रिंज इनके बीच में पास कर रही हैं, 1 2 3, 6 माइनस 2/3 करके फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए स्मॉल डी का जो वैल्यू है, जो वर्चुअल सोर्स का वैल्यू है, उसको देखा जाएगा कि वो कैसे निकलेगा। तो चूंकि ये वर्चुअल सोर्स हैं, आभासी सोर्स हैं, इनको आभास किया जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट मेजर करना काफ़ी टफ होता है। इस वजह से इस पे जो है हम मैग्नीफिकेशन मेथड और एक डेविएशन मेथड, इन दोनों को यूज करके इसको मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज द सोर्सेज आर वर्चुअल, हेंस वी यूज कंजुगेट फोकाई मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल डी। ठीक, अब एक वर्ड आया कंजुगेट फोकाई मेथड, तो देखिए इंटर में पढ़े हैं, मान लीजिए ये लेंस रखा है। ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी पे बन रहा है, ये यू डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, भी पे बन रहा है। अगर क्या किया जाए, इसको कुछ इस तरह लेंस को इधर करके अगर ये यू पे रखा जाए, सेम लेंस मतलब कुछ इधर कर दिया जाए, और इसका जो भी इमेज है वो सेम भी पे बने, तो इस कंडीशन में इसके जो फोकस और इसके जो फोकस होते हैं आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट फोकाई कहलाते हैं। ठीक, मतलब ऐसा केस जिसमें यू और भी को आपस में इंटरचेंज किया जा सके। एक बार लेंस इधर था ऑब्जेक्ट के पास, और एक बार लेंस को इमेज के पास करके हम क्या किए, जब देखे तो दोनों का यू और भी दोनों केस में सेम आ रहा था, तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, कंजुगेट फोकाई मेथड कहते हैं। ठीक, ये आप इंटर में पढ़े होंगे, इसलिए डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक,
अब देखिए इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस गेट्स इंटरचेंज इनटू टू एडजस्टमेंट एज सोन इन फिगर। वही जो बताएं यू और वी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कंजुगेट फोकाई मेथड में, अभी नीचे देखा जाएगा। इन फिगर कॉन्वेक्स एज सोन इन फिगर convex lens L of short focal length is introduced between biprime and eyepiece without disturbing the position of slit। देखिए स्लिट का स्पेलिंग गलत है, आप स्पेलिंग बस सही कर लीजिएगा। स्लिट एंड बाईप्रिज्म, स्लिट और बाईप्रिज्म को बिना डिस्टर्ब किए बीच में हम क्या करते हैं, आईपीस और बाईप्रिज्म के बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, आईपीस क्या है, स्क्रीन है, जो हम रे डायग्राम स्क्रीन कर रहे हैं वही अगर ऑप्टिकल बेंच पे बात करेंगे तो वही स्क्रीन हमारा आईपीस है जिसपे हम देखते हैं इमेज को। द आईपीस is moved back so that the distance from the slit becomes greater than 4 times the focal length of the convex lens L, and now lens L is moved towards the slit and the new position L1 of convex lens is so adjusted that the two magnifying images P and Q of S1 and S2 are formed in the focal plane of eyepiece। अब देखिए क्या करते हैं, आईपीस को मतलब स्क्रीन को इसके 4F पे रखते हैं, मतलब 4 गुने फोकल लेंथ पे रखते हैं और इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि कुछ इस तरीके से मैग्नीफाइंग इमेजेस का बनता हुआ दिखाई दे। ठीक, इन द फोकल प्लेन। अब देखिए लेंस रखे हैं, अब सोर्स की जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी, इधर वी कहलाएगी। और आपको पता है कि मान लेते हैं कि D1 क्या है, जो ये P और Q बन रहे हैं, लेट D1 इज द मेजर्ड बाई माइक्रोमीटर्स। ठीक, ये डिस्टेंस P और Q के बीच जो एक S2 का बन रहा है यहाँ पे और जो S1 का बन रहा है वो क्या है, Q है। ठीक, ये इमेज जो बन रहा है, तब यहाँ से देखिए आपको पता है ये हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैग्निफिकेशन पावर इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या उसे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, D1 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, D है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, V है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, U है। ओके, अब यहाँ से इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये क्या है, नाउ लेंस L इज मूव्ड टूवर्ड्स आई पीस। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये बना लिए, अब लेंस को एक बार इधर रखे थे, अब एक बार इधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब लेंस को क्या कहिए, इधर मूव कर दिया आईपीस की तरफ, तब क्या होगा, ये देखिए इधर ये जो डिस्टेंस है U हो गया और ये जो डिस्टेंस है V हो गया, इसी को कंजुगेट फोकाई मेथड कहा जाता है। ठीक, मतलब U और V आपस में इंटरचेंजेबल हो। ओके, अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो क्या है, लेट D2 भी डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज P डैश Q डैश, ये जो बन रहा है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, D2 है, और इधर डिस्टेंस क्या है, D है। अब यहाँ से इस चीज़ को मैग्नीफिकेशन पावर लगा सॉल्व कर लेंगे और इसको फिर इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए D का वैल्यू यहाँ पे ये मिलता हुआ नज़र आएगा। ये तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ओके, तो D इक्वल टू क्या है, कुछ ये मिलता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास D1 और D2 का वैल्यू दिया गया है, ठीक, तो आप D का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि D का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले देखिए, वी नो दैट फॉर अ प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल अल्फा द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे इज गिवन बाय, ये होता है, ये फार्मूला आप जान रहे हैं, इंटर में पढ़ेंगे। वेयर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अल्फा क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, और डेल क्या है, डेविएशन एंगल। तो देखिए अगर प्रिज्म कंसीडर किया जाए तो कुछ इस तरह बनेगा प्रिज्म। ठीक, बाय प्रिंज्यूस की हम लाइट रे जा रही है, यहाँ से डेविएट हो गई। ठीक, इसी को जब पीछे मिलाया जाता है तो जो इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल बनाता है इमरजेंट रे, वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब जब ये स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पे है, ये D/2 है और ये भी क्या है, D/2 है। हमारा काम क्या है, D के वैल्यू को निकालना। तब देखिए इस पे अगर मिलाया जाए तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, तब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके D के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें tan del इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये देखिए हाइपोटेनस होगा, इसके सामने वाला एंगल जिससे बनता है उसको बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, D/2, तो D/2 बाई क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है इसका, A,
ये देखिए अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, तो ए हो गया। या तो इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर लीजिए आप, या तो इस वाले किसी एक ट्रायंगल में अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब ये आ गया, चूंकि जो डेल है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम है प्रिंस का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एंगल बहुत कम है, तो टैन डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, आपको पता है टैन डेल को अप्रॉक्सीमेटली डेल लिख सकते हैं। तब इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ठीक। इसको आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल इक्वल टू इतना हो गया। इक्वेशन 1 से डेल का वैल्यू हमको पता है इतना है, तो यहाँ से इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 1 है, म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक 1 है यहाँ पे, यहाँ देखिए गलती से ए लिखा हुआ है, यहाँ म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा होगा, और डी का वैल्यू इससे सॉल्व कर लेंगे तो डी इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस नोट्स को देखते टाइम आप देखिएगा स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स है, जो बच्चा का नोट, जिस बच्चे का नोट्स है काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स किया है, तो सो आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी आपसे, थैंक यू।